हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं धीरेन्द्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय इतिहास की श्रृंखला में जैसा कि हम आप लोग अभी तक 12 वीडियोस समथिंग आई थिंक 13 वीडियोस में अध्ययन किया है। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, आप लोगों को ये बताना है कि हमारे जितने वीडियोस पुराने हैं वो आप लोग क्रम से देखिए शुरुआत से। आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आज अगला वीडियो देखते हैं। हमने इसके पहले अध्ययन किया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, एक वीडियो में सारा अध्ययन किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज अध्ययन करेंगे श्रृंखला में, और आज कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझते हैं और तुगलक वंश को यहाँ पास समाप्त करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आइए कंटिन्यू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो कि एक तुगलक वंश का शासक था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और फिरोज शाह तुगलक जो शासक रहा वो 1351 से 1388 के मध्य यह दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन करता है। 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। और इसके बाद क्या करता है ये, इसका जन्म जो है 1309 में हुआ था। नाम मात्र की बात है, इसके जन्म के बारे में तो पूछा ही नहीं जाएगा, बट बताना जरूरी था। इसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और इसके बचपन का नाम कमालुद्दीन फिरोज था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बचपन का नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज था। इसकी एक उपाधि थी सैयद उस सलातिन। ये उपाधि इसको खलीफा से प्राप्त थी। खलीफा से उपाधि प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह शासक था जिसको उपाधि मिली थी सैयद उस सलातिन। ठीक है, सल्तनत का अकबर। इतिहासकार एल्फिंस्टन और इतिहासकार एलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। यह क्वेश्चन बनता है। दिल्ली का आदर्श सुल्तान, जियाउद्दीन बर्मी ने इसको दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जियाउद्दीन बर्मी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान उन्होंने किसे माना है? तो किसे माना है? फिरोज शाह तुगलक को माना है। फिर सल्तनत का जयसिंह। सल्तनत का जयसिंह इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने दिल्ली में नक्षत्रशाला का भी एक निर्माण कराया था। ठीक है भैया। फिर आते हैं फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही का मेन होता है फिरोज शाह की विजयों का उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में, यानी कि फिरोज की विजयें। तो फतुहात ए जो फिरोज शाही है या फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र यह ऐसा शासक है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। क्लियर? एकता के लिए वंशानुगत सिद्धांत अपनाया। इसका मीन्स ये था भैया, आपको पता होगा कि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को शुरू कराया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका समापन कर दिया था। फिर ऐसा रहता है ना इतिहास में, कंटिन्यूटी, कोई चीज कहीं ना कहीं से किसी हिस्से में वो चीज चलती रहती है। तो एकता व्यवस्था का मतलब भूभाग। इसने क्या किया? इसने कहा, फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य में कहा कि हमारे साम्राज्य में जो एकता का आवंटन किया जाता है वो वंशानुगत हो जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एकता का मालिक है तो वो एकता जब उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के के पास, उसकी लड़की के पास, उसके दामाद के पास, ये धीरे धीरे वो एकता व्यवस्था जो रहेगी, यानी कि उसकी जो एकता थी वो उसके वंशानुगत चलेगी। यानी कि उसके वंश में किसी ना किसी को आने वाले को हमेशा दी जाया करेगी। ये एकता का इसने वंशानुगत बना दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि एकता व्यवस्था को किस शासक ने वंशानुगत बना दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर रहता है। ठीक है भैया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा का नायब कहा। अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला मुबारक शाह खिलजी था, बट अपने आप को खलीफा का नायब कहने वाला फिरोज शाह तुगलक था। अलग अलग दो चीजें हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया वो मुबारक शाह खिलजी था, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा का नायब कहा था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। संतों की मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों पर जाने पर रोक लगा दी थी। यानी कि जो सूफी दरगाह या जो मजारें होती थी, मुस्लिम स्त्रियों को वहां पे जाने से रोक लगा दी थी। उसका मानना था कि कुछ लोग जो वहां पे रहते हैं होते हैं वो स्त्रियों को कामुकता की नजरों से देखते हैं, जिससे मुस्लिम धर्म में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो और खराब हो सकती है। तो इसने क्या किया था कि स्त्रियों को मजारों पर जाने पर रोक लगा दिया था और पर्दा प्रथा पर विशेष जोर दिया था। ठीक है भैया। और जजिया कर के बारे में, इसने जजिया कर तो शुरू किया लेकिन जजिया कर को श्रेणियों में बांट दिया।
कि इसको इतना जजिया कर देना रहेगा, इसको इतना जजिया कर देना रहेगा। और सन 1376 में इसने दिल्ली में ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगा दिया था। ठीक है भैया, ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था दिल्ली सल्तनत का। जब इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया तो वहां की भैया जनता पहुंची दिल्ली। जब जनता इसके दरबार के सामने पहुंची कि ऐसा है सर, या सुल्तान या शासक से आग्रह करी गई, रिक्वेस्ट करी गया जनता के द्वारा सॉरी गले में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मैनेज करिए। तो दिल्ली का जो ये सुल्तान था इसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर जब लगाया तो दिल्ली की जनता इसके सामने पहुंचती है, वो कहती है कि आप ऐसा करिए राजा साहब कि ब्राह्मणों पे अगर आप जजिया कर लगा दे रहे हैं तो हमारे वहां ब्राह्मण पूजा पाठ हवन वगैरह नहीं करवाने आते हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत असुविधा देनी पड़ रही है। तो ऐसा करिए कि आप उनके हिस्से का जजिया कर हमसे ले लीजिए, लेकिन ब्राह्मणों को इस कर से मुक्ति दे दीजिए। तो जनता की रिक्वेस्ट करने पे फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर 1 साल के बाद से जजिया कर पुनः हटा दिया था। लेकिन क्वेश्चन बन जाता है कि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, क्योंकि इतिहास में कभी भी ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लिया गया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने 1376 में ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। क्लियर। आगे दिल्ली सल्तनत का पहला एक सुल्तान था जिसने सिंचाई कर भी वसूल किया था, मतलब इसने सिंचाई पर भी एक कर लिया था और उस कर का नाम था हक ए शर्ब। उस कर का क्या नाम था, हक ए शर्ब, और ये कुल उपज का 10% टैक्स लेता है। कहने का मतलब यह है दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जिसने सिंचाई पे कर वसूला और उस कर का नाम था हक ए शर्ब। हक ए शर्ब नामक एक कर वसूलता था और उस सिंचाई से जो उपज होती थी, यानी कि जो फसल का जो प्रोडक्शन या उत्पादन होता था उसमें से 10% हिस्सा कर के रूप में ले लेता था। क्लियर भैया। आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने राज्य को चरित्र इस्लामिक घोषित कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था भैया जिसने अपने राज्य का जो चरित्र था वो इस्लामिक घोषित कर दिया था कि ये पूर्णतः हमारा इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक राज्य है। ठीक है, इसलिए उसने अपनी व्यवस्था में सबसे ज्यादा, अपने साम्राज्य में सबसे ज्यादा सुन्नी मुसलमानों को उसने प्रमोट किया था। मतलब सुन्नी मुसलमानों को सबसे ज्यादा उसने प्रमोट किया था कि सबसे ज्यादा जॉब दिलवाई थी। क्लियर। आगे देखते हैं। और फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज जाने की व्यवस्था करी थी। दिल्ली आगे अकबर होंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा पहला शासक हुआ था जिसने राज्य के खर्च पे हज करने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। अगर कोई व्यक्ति हज की यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए राज्य की तरफ से उसको हज जाने की व्यवस्था करी जाती थी। ये बात समझ में आई। आगे हम लोग देखते हैं। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा कर वसूले थे तो इसने 24 करों को खत्म कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे ज्यादा मात्रा में भैया करों को समाप्त कर दिया और सिर्फ 4 करों को इसने, मतलब 24 करोड़ में से 20 करोड़ को समाप्त कर दिया और 24 करोड़ को इसने समाप्त कर दिया था और 4 करोड़ को इसने लागू रखा था और एक और कर बढ़ाया गया था, उसका आगे हम जिक्र करेंगे भी। 4 करोड़ में खराज, खुम्स और जजिया और जकात, ये 4 कर इसने लगाए थे। 24 करोड़ का अंत कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर लगाए थे उनको सबको खत्म कर दिया और 4 करोड़ को इसने जारी रखा। कौन कौन से थे? खराज था, खुम्स था, जजिया और जकात। जकात आपको पता है कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। सॉरी, जकात जो था वो भूमि एक हिसाब का भूमि कर होता था जो मुस्लिम को देना कंपलसरी माना जाता था, यानी कि मुस्लिम समुदाय को लोग जकात को देते थे। अच्छा, जजिया क्या था? ये एक गैर मुस्लिमों के द्वारा दिया जाने वाला कर रहता था। खुम्स क्या था? ये चोरी वाला कर होता था। इसने 4/5 भाग टैक्स वसूला था, यानी कि अगर 500 रुपए आप चोरी करके लाए तो आप 100 रुपए अपने पास रखिए और 400 रुपए अपने पास रखिए और 100 रुपए राजकोष में जमा करिए। बट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि 500 रुपए अगर आप लूट के लाए तो 400 उनके राजकोष में जमा करिए, 100 रुपए अपने पास रखिए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ज्यादा खुम्स में भी वसूल लिया था। खराज एक हिसाब का भी यही एक भूमि कर होता है जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर होता था। इसने इन करों का को कंटिन्यू रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण भी करवाया था भैया। ठीक है, नहरों का निर्माण कराने वाला जो पहला शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था।
नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। लेकिन सबसे ज्यादा नहरों का जाल बिछाने वाला या सबसे ज्यादा नहरों को शुरू कराने वाला या निर्माण कराने वाला, जाल बिछाने वाला, सबसे ज्यादा मात्रा में नहरों का निर्माण कराने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। इसने रजवाही नहर, प्रमुख नहर इसकी मानी जाती है रजवाही नहर, जिसको उलूग खानी नहर भी कहा जाता है, उसका भी निर्माण कराया था। इसने 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है भैया। आगे फिरोज ने, अब फिरोज शाह तुगलक ने काम क्या क्या किए? फिरोज शाह तुगलक ने 5 दारुल शिफा औषधालय, फिरोज शाह तुगलक ने 5 दारुल शिफा औषधालय की स्थापना करी थी और 7 बांधों का निर्माण कराया था, 120 सरायों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने कितने? 5 दारुल शिफा औषधालय का निर्माण कराया था, 7 बांधों का निर्माण कराया था, 120 सरायों का निर्माण कराया था भैया। दीवानी खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। दीवानी खैरात विभाग के अंतर्गत इसने विवाह विभाग की भी स्थापना कराई थी। विवाह विभाग की स्थापना का मतलब उद्देश्य ये था, जैसे कोई विकलांग है, गरीब है, अनाथ है, उसकी शादी विवाह का खर्चा ये अपने राज्य से कराता था। उसके लिए इसने दीवानी खैरात एक विभाग बनवा दिया था। जो असहाय है, गरीब है, जिनको किसी की मदद की जरूरत रहती थी, उनके लिए इसने एक अलग विभाग का गठन कराया था, जिस विभाग का नाम होता था दीवानी खैरात। ठीक है। उसी के अंतर्गत इसने विवाह विभाग का भी गठन कराया था भैया। इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी गठन कराया था और उस विभाग को शोहरत एक काम कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी गठन कराया था, जिसको शोहरत एक काम कहा जाता था। ये बात समझ में आई। फिर कुतुब मीनार की इसने 4थी मंजिल की मरम्मत भी करवाई थी, यानी कि आंधी तूफान में कुतुब मीनार की मंजिल गिर गई थी, तो 4थी मंजिल की इसने मरम्मत करवाई। उसके बाद इसने क्या किया, उसके ऊपर 5वीं मंजिल का निर्माण करा दिया था। यानी कि पहले से तो 4 मंजिला बनी थी, इसके पहले 4 मंजिला बनी थी कुतुब मीनार, फिर आंधी तूफान आया और 4थी मंजिल जो है वो नष्ट हो गई थी, तो इसने उसकी मरम्मत कराई और उस मरम्मत कराने के बाद कुतुब मीनार पे 5वीं मंजिल का भी इसने निर्माण करा दिया था। क्लियर भैया। फिर 1359 और 1360 ईस्वी में इसका एक भाई था, आप लोगों को पता है, जूना था, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। उसके भाई की याद में इसने 1369 और 1369 नहीं 1359 और 1360 में इसने जौनपुर नामक नगर की स्थापना कराई थी, जिसको पूर्व का सिराज कहा जाता है। आपको पता है कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है और इसने ही जौनपुर की स्थापना कराई थी। 300 अन्य शहरों की भी स्थापना इसने कराई थी। एक और शहर था फिरोज शाह कोटला, जिसको हम लोग कहते हैं फिरोज शाह कोटला, जो दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो फिरोज शाह कोटला को भी इसने ही निर्माण कराया था, यानी कि बसाया था। दीवाने इस्तिहाक विभाग का गठन भी इसने किया था। आप लोगों के लिए यह विभाग नया होगा, दीवाने इस्तिहाक विभाग। दीवाने इस्तिहाक विभाग इसने पेंशन देने के लिए बनवाया था, जैसे वृद्धावस्था पेंशन देनी है, विकलांग पेंशन देनी है, विधवावस्था पेंशन देनी है, इस तरह के निराश्रित पेंशन देने के लिए इसने एक अलग से विभाग का गठन किया था। और जिस विभाग के भैया गठन का नाम था, उस विभाग का क्या नाम था? दीवान ए इस्तिहाक विभाग। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीवान ए इस्तिहाक विभाग किससे संबंधित था, तो पेंशन से संबंधित था। किस प्रकार की पेंशन, मतलब यानी कि वृद्धावस्था, विधवा अवस्था या विकलांग पेंशन से संबंधित था। किसने निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया था। क्लियर। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक गुलाम सरदार थे, 1,80,000 गुलाम थे। सबसे ज्यादा दास किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के। तो उन 1,80,000 में लगभग 12,000 जो दास थे वो कारखानों में काम करते थे और 40,000 जो थे वो महलों में काम करने के लिए, यानी कि राजाओं, ये राजा है सेनापति, यानी कि इनके राज्य के अंदर, महल के अंदर 40,000 जो दास थे वो काम करते थे, इनकी सेवा में रहते थे और 12,000 जो थे वो कारखानों पे तैनात किए जाते थे। हालांकि अदर तो सैनिक थे ही, लेकिन सर्वाधिक गुलाम 1,80,000 इसी के समय में थे, जिसमें से 12,000 गुलाम कारखानों में इसने तैनात कर दिए थे उसमें से, और 40,000 जो थे वो महल में इसने तैनात कर दिए थे। क्लियर भैया। फिर इसने इन्हीं दासों के लिए एक दीवाने बंदगान नामक विभाग का भी गठन किया था, इसमें सिर्फ दास रहेंगे। दीवाने बंदगान विभाग का गठन किया था अपने दासों के लिए, और इस दीवाने बंदगान का जो प्रमुख होता था उसको वकीलेदार कहा जाता था।
दीवाने बंदगान का जो प्रमुख होता था उसको वकीलेदार कहा जाता था। और दीवाने बंदगान का जो विभाग, इसके जो ये विभाग जिसने बनाए थे उन विभागों का जो वास्तुकार था उसका नाम था मलिक गाजी सहना। मलिक गाजी सहना था भैया उसका नाम, जिसने इसके विभागों का निर्माण कराया था। मुख्य वास्तुकार इसका मतलब ये था। फिरोज शाह तुगलक का मुख्य वास्तुकार कौन था? मलिक गाजी सहना था। ठीक है भैया। व्यावसायिक शिक्षा नीति को लागू करने वाला या पहला सुल्तान था? व्यावसायिक शिक्षा नीति को लागू करने वाला या पहला सुल्तान था, यानी कि जिसको हम लोग आज की भाषा में क्या कहते हैं, ITI या पॉलिटेक्निक अपनी भाषा में। तो इसने सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा को, स्किल इंडिया जिसको आज हम लोग कहते हैं कि स्किल डेवलप करने के लिए कोर्स कराए जाते हैं वो, तो सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने व्यावसायिक शिक्षा नीति को लागू कर दिया था। ठीक है भैया। दिल्ली में रोजगार विभाग की स्थापना करवाई थी, जिसको हम लोग कहते हैं सेवा योजन कार्यालय, यानी कि दिल्ली में सबसे पहले इसने रोजगार दफ्तर खुलवा दिया था कि जो लोग बेरोजगार हैं वो आकर के अपना पंजीकरण कराएं और उनको हम अपनी तरफ से या साम्राज्य या राज्य की तरफ से रोजगार प्रदान कराया जाएगा। तो दिल्ली में इसने रोजगार विभाग की भी स्थापना कराई थी और 36 कारखाने, इसने 36 कारखानों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक 36 कारखानों का निर्माण कराने वाला शासक बना था। और वो कारखाने होते हुए कैसे थे? रातिबी कारखाना और गैर रातिबी। अब आप समझेंगे कि रातिबी और गैर रातिबी क्या था। तो रातिबी कारखाना वो होता था जिसमें काम करने वाले सैनिक को निश्चित वेतन दिया जाता था, और गैर रातिबी खाना वो होता था, गैर रातिबी कारखाना वो होता था जिसमें काम करने वाले सैनिक को अनिश्चित वेतन दिया जाता था। यानी कि एक जैसे कि तय कर लिया जाता है पहले से, आपको 120 रुपए 500 या इस तरह का, तो उनको अनिश्चित वेतन दिया जाता था। लेकिन जो रातिबी कारखाना होता था उसको निश्चित वेतन दिया जाता था। अच्छा, रातिबी कारखाने में सैनिक काम क्या करते थे? जैसे राज्य का, साम्राज्य का कोई काम करना है, युद्ध का कोई काम करना है। गैर रातिबी में क्या काम करते थे? जैसे इनकी सेवा के लिए खाना बनाना या रसोइया का काम करना। तो इस तरह के लोग अलग अलग टाइप के होते थे। ठीक है। कुछ इसी में होते थे पशुओं की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था करने वाले लोग होते थे गैर रातिबी में। ठीक है भैया। आगे हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ, आपने नाम बहुत सुना होगा कि दिल्ली से टोपरा, टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली, ये कुछ स्तंभ अभिलेख लेके गया था, जिसको टोपरा दिल्ली मेरठ दिल्ली अभिलेख कहा जाता है। आपको पता होगा अगर आपने इतिहास का अध्ययन किया है कि अशोक के जो स्तंभ थे या अशोक के जो अभिलेख थे उनको दिल्ली लाने वाला कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक था। तो एक बात इसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक ने उन अशोक स्तंभों को मीरान-ए-जरीन कहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के जो स्तंभ थे उनको मीरान-ए-जरीन कहा है। मीरान-ए-जरीन का मतलब यानी कि स्वर्ण स्तंभ। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभों को क्या कहा है? मीरान-ए-जरीन कहा है भैया। फिर फिरोज शाह ने कुछ सिक्के चलाए। अब फिरोज शाह के सिक्कों के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। फिरोज शाह ने सिक्के चलाए और सिक्कों पे खलीफा का नाम अंकित करवाया। एक तरफ उसने सिक्के चलाए और सिक्कों पे खलीफा का नाम अंकित करवाया था। और सिक्के थे चहल ओ हस्तगानी। इसके सिक्के कौन कौन थे? चहल ओ हस्तगानी या ससगनी और अधा और विक। तांबे चांदी के रहते थे अधा और विक, ससगनी, चहल ओ हस्तगानी, ये इसने सिक्के चलवाए थे। और इसने खलीफा का नाम अंकित करवाया था और एक तरफ अपने नाम के साथ साथ फतेह खान का नाम भी अंकित कराया था। फतेह खान इसका पुत्र था। इसने अपने नाम के साथ साथ अपने पुत्र का नाम भी सिक्कों पर अंकित करवाया था, जो कि इसका पुत्र था। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी श्रृंखला में। 1374 और 75 ईस्वी में भैया क्या किया था? 1374, आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए, यहाँ पे आप बोर्ड पे लाइट पड़ रही होगी, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, मैं बोल के बता दे रहा हूँ। 1374 और 1375 में सैयद सलार मसूद गाजी की इसने यात्रा करी थी, जो कि आपको पता है कहाँ है? ये बहराइच में। ठीक है। इनकी दरगाह कहाँ है? बहराइच में है, जहाँ पे प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। तो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की इसने यात्रा करी थी। क्यों यात्रा करी थी? क्योंकि भैया सैयद सलार मसूद गाजी इनके एक बार सपने में आ गए, तो उन्होंने सपने में दर्शन दे दिया। तो सपने में दर्शन दे दिया और ये भी कह दिया कि आप अपना मुंडन करा लीजिए। फिरोज शाह तुगलक से सपने में कहा। तो भैया फिरोज शाह तुगलक ने सैयद सलार मसूद गाजी के कहने पे अपना मुंडन करा लिया। और जब इसने अपना मुंडन कराया तो बाकी के जो इनके सेनापति या इनको जो लोग फॉलो करने वाले रहते थे इनसे नीचे, उन लोगों ने भी अपना मुंडन करा लिया था। ठीक है। अच्छा,
ये तो रही बात है। आगे देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक का वजीर था, उसका नाम था खाने जहां मलिक मकबूल कवाउल कवामुल मुल्क प्रथम। ये भैया अच्छे से याद करिएगा, इसको कहा जाता है खाने जहां मलिक मकबूल कवाउल मुल्क प्रथम। इसको हम इस नाम को, ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर था भैया, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का वजीर था और इसका नाम हम आपको बहुत अच्छे से याद करा देते हैं। सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि तेलंगाना में रहता था, जिसको हम लोग तेलंगाना कहते हैं, समझे, तेलंगाना में रहता था, या एक ब्राह्मण था, तेलंगाना में रहता था, ब्राह्मण था। ये इसने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे बहुत अच्छे से काम किए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी बड़ी अच्छी रही। फिर इस बंदे ने क्या किया, इसके जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उसके समय में ये ब्राह्मण से मुस्लिम बन गया था, खाने जहां तेलंगानी, ये ब्राह्मण से मुस्लिम बन गया था, ठीक है भैया। तब ये खुश हो गया और मतलब इसने इस्लाम धर्म जब कबूल कर लिया तो इसको मकबूल कहा जाने लगा, ठीक है। जब मकबूल कहा जाने लगा, जब ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तो ये कबूल किया तो ये मकबूल हो गया। और कवामुल कवामुल मुल्क इसको उपाधि प्रदान कर दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो इसका नाम पूरा हो गया खाने जहां मलिक मकबूल कवामुल मुल्क प्रथम। ये ब्राह्मण से मुस्लिम बना था, बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण था ये, ठीक है, तेलंगाना का रहने वाला था। इसीलिए भैया कभी कभी कहा जाता है खाने जहां तेलंगानी, आपने नाम सुना होगा, कभी कभी आ जाएगा पेपर में खाने जहां तेलंगानी कौन था, ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। और खाने जहां इसने 13 वर्षों तक शासन किया था, इसके बाद बहुत इंटेलिजेंट था। और दूसरी बात, इसी का मकबरा दिल्ली सल्तनत में पहला अष्टभुजीय मकबरा जो बना है वो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना, वो बहुत ही अच्छा मकबरा। ये क्वेश्चन पूछाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सबसे अच्छा और अष्टभुजीय मकबरा किसका बना है, तो खाने जहां तेलंगानी का बना है, ठीक है। और इसका नाम है खाने जहां मलिक मकबूल कवाउल मुल्क। क्लियर भैया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि लोक शिकायत के निवारण के लिए, लोक शिकायत के निवारण के लिए दीवाने रिसालत विभाग का इसने गठन किया था। लोक शिकायत के निवारण के लिए इसने दीवाने रिसालत विभाग का गठन किया था। इस दीवाने रिसालत विभाग का जो प्रमुख होता था उसको वकील ए दर कहते थे। क्या कहते थे, वकील ए दर कहते थे, ठीक है। जिसने, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और उस ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति थी उसको लूट करके इसने मदीना भिजवा दिया था। क्लियर, उसने क्या किया था, मदीना भिजवा दिया था। और 1300 संस्कृत किताबों का इसने अनुवाद कराया था, ठीक है भैया। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक भी एक ऐसा शासक था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना कराई थी। इसके बाद सिकंदर लोदी शासक आता है जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना कराई। उसके बाद अकबर आते हैं जो अनुवाद विभाग की स्थापना कराते हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी के बारे में इनकी बात कर लेते हैं भैया। इनके उत्तराधिकारी फतेह खान थे जो इसी के शासन काल में मतलब 13 वर्ष कुछ दिन तक शासन करे थे, फिर ये खत्म हो गए थे। फिर इनका एक और लड़का था, ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, इसको उत्तराधिकारी बनाया गया, बस ये निकम्मा शासक निकल गया था। ये फिरोज शाह तुगलक का दूसरा लड़का था, फिर उसको हटा दिया गया, इसने विद्रोह कर दिया। फिर क्या होता है, उसको हटा करके फतेह खान का पुत्र होता है तुगलक शाह, इसको फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। इस बीच में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु वही हो जाती है। फिर क्या करते हैं, मोहम्मद शाह फिर से गद्दी पे आ जाते हैं। मोहम्मद शाह तो इनकी 1394 में जगेसर में इनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद शाह की, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह कुछ दिनों के लिए शासक बनते हैं। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह को दिल्ली के जो अमीर होते हैं वो हटा देते हैं और नासिरुद्दीन महमूद शाह को, नासिरुद्दीन महमूद शाह यानी कि वही फतेह, उनका दूसरा लड़का रहता है फिरोज शाह तुगलक का, उसको नासिरुद्दीन महमूद शाह को वहां के दिल्ली के अमीर जो होते हैं वो फिर से शासक बना देते हैं। और नासिरुद्दीन महमूद शाह का जो समय था, जो टाइम पीरियड था, वो 1394 से 1313 ईस्वी तक होता है। 1313 में नासिरुद्दीन महमूद की कैथल में भैया मृत्यु हो जाती है। और इसी के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पे प्रसिद्ध आगमन हुआ था तैमूर
लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। क्वेश्चन पूछा जाता है जब तैमूर लंग का भारत पे 1398 में आक्रमण हुआ, उसमें दिल्ली का शासक कौन था? तो यही था, नासिरुद्दीन महमूद शाह शासक था। ठीक है भैया। तो सैयद वंश की फिर शुरुआत हो जाती है खिजर खां के द्वारा, क्योंकि खिजर खां एक सैनिक होता है तैमूर लंग का, उसी के द्वारा एक आक्रमण मतलब स्थापना कर दी जाती है दिल्ली में, और सैयद वंश की शुरुआत होती है, क्योंकि खत्म हो जाते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह और फिर तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। तुगलक वंश की समाप्ति पे खिजर खां के द्वारा दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना करी जाती है। हालांकि मात्र 37-38 वर्ष तक सैयद वंश काम करता है, अपना साम्राज्य शासन व्यवस्था देखता है, उसके बाद वो भी नहीं। तो आगे के वीडियोज में हम लोग सैयद वंश लोधी वंश एक साथ पढ़ लेंगे, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। हम लोगों को इतिहास बहुत अच्छे से आगे क्रमबद्ध तरीके से पूरी करनी है। इधर पिछले भैया 2 महीने में 2 वीडियोस अपलोड कर पाए हैं, व्यक्तिगत कारण रहते हैं और सारी चीज़ें हैं। आप लोग मेहनत करिए और हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा और करने की कोशिश करें। आप लोग कमेंट करिए, हमको बताइए, सपोर्ट करिए, सजेस्ट करिए कि और भी क्या सुधार की ज़रूरत है। क्या आप लोगों को हमारे इन वीडियोस में कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं? अगर आपने पहले फिरोज शाह तुगलक को कहीं पढ़ा होगा, उसको पढ़ने के बाद आपको हमारे इस वीडियो में बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिली है, जैसा कि ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो कैसा रहा वीडियो? और अगर कहीं से इसमें से कुछ छूट रहा है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कोई बातें छूट रही हैं, क्योंकि इस वीडियो को यूट्यूब पे हम भी बाद में देखते हैं कि हमारे पढ़ाने में या तरीके के या समझाने में गलती कहाँ पे रही, उनको हम सुधार करने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उनको सुधारते हैं। तो आप लोग वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ओके, थैंक यू।